जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंटम। आज हम लोग देखेंगे मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मोमेंटम को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। हम लोग ये चीज देखेंगे कि मोमेंटम एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा वो चीज देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम कैसे लिखते हैं, किसी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम कैसे लिखते हैं, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है वो चीज हम देखेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। सबसे पहली बात है उसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि आखिर मोमेंटम कंजर्वेशन कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई नहीं होता है, कब उसको हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे, कब मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्या कंडीशन है मोमेंटम कंजर्वेशन का और क्या कंडीशन नहीं है मोमेंटम कंजर्वेशन का। इन सारी चीज को देखेंगे। उसके बाद से हम लोग ये चीज देखेंगे कि एक ही पार्टिकल, एक ही सिस्टम का किसी एक डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है पर दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ये चीज देखेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे में ये चीज देखेंगे कि इनके पास जितना भी वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है, हर वैरायटी के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। इसका 2 लेक्चर होगा। एक लेक्चर में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन लगाएंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जितने टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है टीजे नीट और एडवांस लेवल तक हम लोग जाके उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है आज हम लोग को क्या पढ़ना है, मोमेंटम, जिसका मैंने हेडिंग डाल रखा है मोमेंटम। अब इस मोमेंटम के लिए अगर देखें तो सबसे पहली बात है कि मोमेंटम क्या होता है। अगर हम लोग देखा जाए तो बचपन से हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम। तो बचपन से हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी एक पार्टिकल के पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। अब देखिए कैसे, सपोज मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इस दर से v वेलोसिटी से जा रहा है। मासिक पार्टिकल है, मास m है और v वेलोसिटी से जा रहा है। तो जैसे इस v वेलोसिटी से यहां से जाता है तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि अगर ये पार्टिकल जाके किसी एक दीवार पे टकराता है तो हम लोग ये चीज देखते हैं वो पार्टिकल उसके ऊपर क्या करता है, एक नॉर्मल क्रिएट करता है, यानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। इसका मतलब यह है कि मोमेंटम एक ऐसी चीज है जिसके पास पावर होता है क्या, फोर्स क्रिएट करने का, फोर्स लगाने का। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है कि किसी एक पार्टिकल के पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, जब भी वो किसी एक दूसरे से टकराती है यानी उसके अंदर बोले पार्टिकल के अंदर मोमेंटम का चेंज आता है तो वो क्या करता है, फोर्स को क्रिएट करता है। तो जो फोर्स का फिनोमेना है ना वो सारा कहां से आता है, मोमेंटम के चेंज की वजह से आता है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जिसके पास मास होता है, वेलोसिटी होता है, वो अगर उसको समझना चाहे तो अगर वो किसी चीज पे कोई मास है, वेलोसिटी, अगर वो जाके टकराता है तो जो वो फोर्स लगाता है ना, तो वो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होता है, वो चीज होता है, वो सारी का सारी कौन सा रिस्पॉन्स होता है, मोमेंटम की वजह से होता है। अगर सपोज मान लेते एक पार्टिकल में यहाँ खड़ा हूं, कोई पार्टिकल मेरे पास आकर टकराए नहीं, यहीं पे खड़ा है, तो हम पे फोर्स थोड़ी नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके पास कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन अगर सपोज मान लेते वही आके हमसे टकराएगा तब हमें ऊपर फोर्स लगाता है। इसका मतलब ये है कि फोर्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसके से होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम एक प्रकार का ऐसी चीज है जिसके पास पावर होता है क्या, किसी चीज को फोर्स लगाने का। तो मोमेंटम को अगर हम लोग बेसिक डिफिनेशन देखें तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर किसी एक पार्टिकल के पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है तो उसको बोलते हैं उसके पास मोमेंटम है। तो बेसिकली अगर देखें तो मोमेंटम हम लोग देखेंगे तो पार्टिकल के लिए भी मोमेंटम होता है और सिस्टम के लिए भी मोमेंटम होता है। सबसे पहले पार्टिकल के लिए देखते हैं कि पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, तो हम लोग देखेंगे क्या, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा वो चीज देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, देखिए सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है ना। एक कोई से हमारा पार्टिकल हो सकता है, लेट से सपोज मान लेते हैं ए पार्टिकल है जिसका मास m है और इसका वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में v है। तो मास है, वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके पास एक मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। और इसको हम लोग लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। यहां से देखिएगा जो इसका वेलोसिटी के डायरेक्शन होता है वो उसके मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। बल्कि हम ये चीज बोलेंगे कि मोमेंटम में मास जो होता है वो टोटल ऑफ द पार्टिकल होता है और उसमें वेलोसिटी जो होता है वो भी टोटल ऑफ द पार्टिकल होता है। टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू जो होगा मास इंटू वेलोसिटी, इसी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। अब ये जो मोमेंटम होता है हम लोग एक प्रकार से देखेंगे तो ये प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि मोमेंटम का भी डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी पर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी स्केलर और मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से करते हैं तो हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। इसीलिए मोमेंटम एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए
वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा, तो मैं लिखूंगा कि डायरेक्शन ऑफ ए मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ ए मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी, जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही किसका, मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। और यहां पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी नहीं बल्कि नेट वेलोसिटी होता है, वो वेलोसिटी नहीं बल्कि नेट वेलोसिटी होता है। तो यहां से देखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ ए नेट वेलोसिटी, जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही क्या होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक और चीज देखेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, मास का क्या होता है, मास का बोलेंगे तो मास का क्या होता है केजी, है ना, मास का क्या होता है केजी। और वेलोसिटी की क्या क्या होता है, वेलोसिटी का देखें मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखेंगे क्या है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड हो गया। ये तो हमारे पास क्या हो गया, पार्टिकल का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक रिलेशन होता है किसके, पार्टिकल का, इसमें क्या हो जाता है मोमेंटम में और किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो मैं लिखूंगा क्या, रिलेशन बिटवीन, अगर हमको लिखना चाहे तो हम लिखेंगे क्या कि रिलेशन बिटवीन किसके पीछे बारे में, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग बात करें कि मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं उसमें देखिए कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी, या फिर इसको ऐसे देखेंगे कि हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो क्या होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, ये चीज हमें पता है। अब हम लोग को क्या करना है, मोमेंटम निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं, जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड करो तो कोई दिक्कत नहीं होता इक्वेशन में। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या कि m का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या कि m और v, तो हम लोग दोनों क्या करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और हमें पता है क्या कि m और v को ही क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू वी का स्क्वायर, यानी मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो मोमेंटम इज इक्वल टू लिखेंगे क्या 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू रूट के अंदर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन किसके होता है, ये होता है मोमेंटम, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, पूछते रहता है। देखो कैसे, उन्होंने पूछेगा कि अगर सपोज मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का इतना वैल्यू है तो बताइए मोमेंटम का कितना वैल्यू होगा, तो हमें लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहां तो वेलोसिटी दे नहीं रखा है। उन्होंने क्या बोला कि इतना मास है इतना काइनेटिक एनर्जी है, तो हमें मोमेंटम बताइए। तो जस्ट यहां से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब तो ये तो क्या था, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल था। अब हम लोग जो अब पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम। अब जैसे कि इसमें देखेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार का कोई मास है। अगर हमारे पास कोई एक प्रकार का बॉडी है ना, तो इसमें इन्फिनाइट पार्टिकल होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर पे देखेंगे तो इन्फिनाइट पार्टिकल हो सकते हैं। इसी तरह ये बॉडी है ना, बॉडी के अंदर भी इन्फिनाइट पार्टिकल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग मान लग सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एक प्रकार का बॉडी है। इस बॉडी के अंदर देखेंगे तो इन्फिनाइट पार्टिकल होंगे, जैसे कि m1 इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1, है ना, m2 है ना, सपोज मान लीजिए, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया m2 और इसका वेलोसिटी कितना है v2, और यहाँ से देखेंगे क्या है ये m3 और इसका वेलोसिटी कितना है 3, और यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास क्या है m4 और इसका वेलोसिटी कितना है 3। यहाँ से देखेंगे तो सारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो ऐसे होगा m1 v1 m2 v2 m3 v3, है ना, जितना भी अगर हम लोग देखना चाहें तो सबका पास क्या हो, सबके पास मास है और सबके पास क्या है, वेलोसिटी है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
लेकिन इसमें देखिए इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो हम लोग बोलेंगे कि एक पार्टिकल है जो कि nth पार्टिकल है, m और n। m का मतलब कोई सा भी nth पार्टिकल, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, v इंटू n। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 n टर्म तक हम लोग जाके इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि मोमेंटम अगर हम बात करें तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग को पता है कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसको वेक्टरली हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे i और j को ऐड करेंगे तो i को अलग और j को अलग क्या ऐड करते हैं। इसी तरह अगर देखेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल m1 इंटू v1, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग वेक्टरली ऐड करते हैं, यानी सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे क्या होगा, m2 और v2 प्लस में क्या होगा, m3 और v3 प्लस में होगा m4 इंटू v4 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे, तो m इंटू n। तो कहने का मतलब है कि जो मास होगा m इंटू n इंटू v इंटू n, है ना, ये चीज हमारे पास क्या हो गया, मोमेंटम। दिस इज ए नेट मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का। अब ये जो हमारे पास नेट मोमेंटम हो गया ना, अब इसमें हम लोग कोई एक चीज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना, प्लस में सो ऑन एम एन इंटू वी एन। हम लोग क्या करते हैं कि एम नेट से मल्टीप्लाई और एम नेट से डिवाइड, है ना, एम नेट से मल्टीप्लाई किए, एम नेट से डिवाइड किए। एम नेट मतलब क्या होगा, इसका टोटल मास, यानी इसका जो मास है वो क्या होगा, एम नेट। अरे m1 m2 m3 को जोड़ेंगे तो नेट आएगा ना, तो इसका जो नेट मास है उसको क्या लिखते हैं, m। अब यहां पे ये चीज देखिएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल मास। ये हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास क्या लगते हैं, m1 का मास m1 के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, फिर 2 का मास, फिर 2 के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल मास। यही हमारे पास क्या होता है, ये होगा सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग यहां से ये चीज लिख सकते हैं क्या, कि इन सारे चीज को अगर हम लोग देखें, ये वाली जो टर्म है, ये जो हमारा टर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए VCM, वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, कि VCM इज इक्वल टू है VCM इंटू क्या होगा, m नेट। ये हमारा क्या होगा, m नेट। तो यहां से लिखेंगे कि P सिस्टम, अगर हम लोग बात करें P सिस्टम का बात करें तो हमारे पास क्या होगा, m नेट इंटू वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी को आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, किससे, उसके सेंटर ऑफ मास से। तो अगर हम एक पूरी बॉडी का m1 m2 m3 करके लिखें मोमेंटम, या फिर पूरे बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो और उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिख लो, तो डायरेक्ट आपको क्या आएगा, मोमेंटम आ जाएगा। क्या, नेट मोमेंटम पूरे सिस्टम का। आपको एक का मास, एक का वेलोसिटी, दूसरे का मास, दूसरे का वेलोसिटी करने की जरूरत नहीं है। पूरे बॉडी को रिप्लेस कर दो सेंटर ऑफ मास से और उस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम आ जाएगा। तो ये हमारा मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम आ गया। अब जो सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सबसे पहली बात है, कंजर्व का मतलब होता है जो कि कांस्टेंट हो। कंजर्व का मतलब कि जो कि कांस्टेंट हो, एक जैसा हो। तो कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, इसका मतलब यह है कि मोमेंटम में कोई चेंज ना हो, मोमेंटम कांस्टेंट हो। अब मैं बोलूंगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब यह होता है कि मोमेंटम में कोई चेंज ना हो। इसका मतलब यह है कि जो इनिशियली में मोमेंटम था वही फाइनल में मोमेंटम, उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे है कि नहीं है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि मोमेंटम कंजर्व होगा। तो उसका मतलब यह होगा कि अगर हम सब बोले कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम, अगर हम लोग देखना चाहें तो लिखिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब यह है कि P इनिशियल, P सिस्टम का इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू किसी पार्टिकल पे भी लगा सकते हैं, किसी सिस्टम पे लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो सिस्टम निकाल रहे हैं। तो P सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। यानी ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा क्या है, फाइनल है। अब थ्रू आउट ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। आखिर ये चीज कब पॉसिबल है यार, कहने का मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन कब पॉसिबल है? तो देखिए हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम ये चीज बोलेंगे क्या है कि P सिस्टम इनिशियल माइनस में P सिस्टम फाइनल, है ना, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ये अगर हम लोग बोलेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल,
तो इनिशियल को अगर हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, 0, है ना। तो ये हमारे पास 0 बच गया। अब यहाँ पे देखिए पी सिस्टम का मतलब क्या होता है, पी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मास नेट इनटू वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे देखिए अगर इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, है ना। तो हम लोग लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी माइनस में एम नेट इनटू वेलोसिटी सीएम फाइनल। अब यहां से एक चीज देखिए विच इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 0, कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में अगर देखें तो ये मास तो कभी बदल ही नहीं सकता। अगर कोई हमारे पास एक सिस्टम है तो मास तो बदल ही नहीं रहा, तो मास है कांस्टेंट, लेकिन क्या चेंज होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। यानी सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी देखो और सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी देखो, तो हम यहां से लिखेंगे क्या कि एम नेट तो आ जाएगा कॉमन वी सी एम आई माइनस में वी सी एम एफ विच इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, अगर इधर हम लोग इधर फेंक देंगे, एम को इधर फेंक दो तो वी सी एम इनिशियल इज इक्वल टू वी सी एम फाइनल। अब यहां पे देखिएगा कि अगर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जितना इनिशियल वेलोसिटी था उतना ही क्या हो, फाइनल वेलोसिटी हो किसका, सेंटर ऑफ मास का। अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को कांस्टेंट रख सकते हो तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को ही कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होगा। अब सबसे पहली बात है कि VCMI इज इक्वल टू VCMF, ये कब है, ये आखिर कब पॉसिबल होगा। तो यहां से देखिएगा कि वेलोसिटी में चेंज कब नहीं आता है, तो वेलोसिटी में चेंज कब नहीं आता है, जब एक्सेलरेशन है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है कि उसमें क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज लाता है। किसी पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी है यानी एक्सेलरेशन है तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो वेलोसिटी में हमेशा क्या करेगा, चेंज करेगा। अब चूंकि यहां से देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को सेम रखना है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं रहना है, इसका मतलब यह है इट इज ओनली पॉसिबल when ACM इज इक्वल टू 0 या F एक्सटर्नल 0। क्यों, वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास कब 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास तब 0 होगा जब उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0 हो। तो यहां से हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि इफ एनी सिस्टम, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इंटरनल फोर्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स अगर हमारा 0 हो तो हमेशा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब होगा, when net external force on a system is 0 then momentum is conserved। तो मैं लिखूंगा क्या, condition of momentum conservation, condition of momentum कंजर्वेशन, पहला सबसे पहला क्या है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं है, हमेशा F एक्सटर्नल 0 ही होना चाहिए, तभी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0 देन मोमेंटम इज कंजर्व ऑफ ए सिस्टम। तो मैं लिखूंगा क्या कि व्हेन F एक्सटर्नल इज 0 of a system then momentum is conserved, then momentum is conserved, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इस चीज का मतलब क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का, उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब ये होता है कि जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और ये मास का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जो अगर हम लोग बोले तो जनरली में अगर देखें तो मास तो चेंज होता नहीं है ना। अगर देखें तो एक आध दो कोर्स छोड़ के पूरे फिजिक्स में मास कभी चेंज नहीं होता है ना। तो यहां से देखेंगे क्या है कि अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, तो देखिए अगर सपोज मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m, है ना, ऐसे वो रखा है, वो रेस्ट पे है ना। अब जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, अभी क्या है, रेस्ट पे है, अब ये क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है ना।
क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब जैसे ये ब्रेक होता है तो कैसे होता है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। कैसे देखेंगे, तो यहां से देखेंगे तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, एक इधर और एक इधर। इसका मास क्या है m1, इसका वेलोसिटी क्या है v1, इसका मास क्या है m2 और इसका वेलोसिटी क्या है v2। मास से m1, वेलोसिटी है v1। अब यहां से देखेंगे क्या है कि अगर हम लोग आइडियल कंडीशन मान ले, मतलब कहने का मतलब कि अपने हिसाब से मान ले, तो मान लेते हैं कि इसका मास m/2 है, तो इसका भी मास क्या होगा m/2। इस कंडीशन में क्या होगा उस चीज देखिए कि मोमेंटम कंजर्वेशन। अब कहां मोमेंटम कंजर्वेशन, जब नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से देखेंगे अगर हम लोग बोले इसको कि स्मूथ है ये, तो यहां से देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो वहां से रखा है तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। नहीं समझे, माने ऊपर कहां है, ऊपर लग रहा है mg का फोर्स, नीचे क्या लग रहा है नॉर्मल फोर्स, नहीं ऊपर नॉर्मल फोर्स नीचे mg फोर्स, तो फोर्स तो बैलेंस है। और देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। इसका मतलब है कि सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहां से देखेंगे इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अप्लाइड मोमेंटम कंजर्वेशन, अप्लाइड मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। अब मोमेंटम कंजर्वेशन को देखें तो P इनिशियली हमारे पास क्या था, जीरो। अगर P इनिशियल जीरो है तो P फाइनल हमारे पास क्या होगा, जीरो, बिकॉज F एक्सटर्नल जीरो, बिकॉज F एक्सटर्नल हमारे पास क्या होगा, जीरो हो गया। अब ये चीज हमें समझ में आ गया। तो इनिशियली तो हमारे पास जीरो है, फाइनल में देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो इस डायरेक्शन को हमको क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव। अरे जाहिर सी बात है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव तो दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव। तो हम बोलते हैं कि m/2 इंटू v1 ये क्या है प्लस में, और इधर देखेंगे तो m/2 इंटू v2। यहां से हमको ये चीज पता चल रहा है कि m/2 से m/2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, है कि नहीं है। तो यहां से अगर देखेंगे तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, v2 इज इक्वल टू v1। अब यहां पे देखिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब चूंकि आपने एक प्रकार का क्या रखा है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लिखा है, दूसरा उस डायरेक्शन में लिखा है, तो यहां से एक चीज बता रहा है कि डायरेक्शन तो आपने पहले डिसाइड कर लिया, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा, और उसके साथ ये बता रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो v2 माइनस में v1 होगा, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। वो किस केस में, जब वो दोनों हाफ हाफ में बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हाफ में ना बढ़े, किसी दूसरे में बढ़ जाएंगे, तो वो कैसे होगा उस चीज को देखिए। सपोज मान लेते हैं यही हमारे पास क्या जाता है, मास है, जिसका मास क्या है, m मास है। अब ये जब एक्सप्लोड करेगा, अगर हम लोग बोले तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अरे दो पार्ट में बढ़ जाए ना, इसको m1 और इसको क्या बोलेंगे m2, इसको m1 इसको m2। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो इसका वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी हमारा v2 है। नहीं, इसको मान लेते हैं v1 और इसको मान लेते हैं v2। तो यहां से अगर हम लोग निकलना चाहें कि v1 और v1, पहले क्या था, मोमेंटम हमारा जीरो था, इनिशियल मोमेंटम जीरो था। अगर फाइनल का बात करें तब भी क्या होगा, जीरो। तो यहां से अगर हम लोग बोले तो माइनस में m1 और v1 प्लस में m2 v2 विच इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या होगा, m2 v1 इज इक्वल टू m1 इंटू v2, है ना। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, वेलोसिटी और मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन, यानी अगर सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग लिया जाए तो वो एग्जांपल क्या है, उस चीज को देखें कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा मास है ना, कुछ इस तरह से, ठीक, जिसका मास क्या है, m है। अब हम लोग देखते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ग्राउंड हमारा यहां पे है, समझिएगा बात को बहुत अच्छा तरह से। हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड, यानी ग्राउंड हमारा ये है। इस ग्राउंड से सपोज मान लेते हैं वो हमारा कोई h हाइट पे है, तो जैसे वो यहां पे होता है ना तो उसका वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में होगा, यानी वर्टिकली डायरेक्शन में होगा। तो यहां से बोलेंगे सपोज मान लीजिए इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो अब मैं बोलूंगा कि जैसे वो यहां से यहां आता है ना, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि वो ब्रेक कर जाता है। क्या करेगा, ब्रेक करता है। मान लेते हैं कि वो जो ब्रेक होता है वो हमारा m/2 और m/2, यानी हाफ हाफ में ब्रेक हो जाता है जब वो यहां से यहां आता है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात ये होता है कि जैसे यहां ब्रेक होता है तो हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v1 है और इसका मान लेते हैं वेलोसिटी v2 है।
अब हम ये चीज बोलेंगे कि क्या इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, तो आंसर इज है कि मोमेंटम कंजर्वेशन है भी और मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं भी है। अब ये समझिए की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इस कंडीशन में मोमेंटम कंजर्व होगा, तो ये मेरा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन होगा और मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं भी होगा। अब सोचिए कि एक ही केस में मोमेंटम कंजर्वेशन भी है, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है। अब उसका मतलब क्या, उसको समझिए। हम ये चीज बोलेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन तब होता है जब नेट फोर्स जीरो हो, यानी नेट सेंटर ऑफ मास का अगर बोलेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, तब मोमेंटम कंजर्व होगा। अब यहां पे देखिएगा, अगर मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास m है, सिर्फ इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसके ऊपर एक mg का फोर्स लग रहा है, तो mg फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। अगर mg का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है तो हम यहां से कैसे बोल सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, है ना, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे mg लग रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई फोर्स नहीं है। अगर वहां पे कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी जब भी दो चीज 90 डिग्री पे होता है तो एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहां से हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, या फिर यहां लिखेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, in vertical direction momentum is not conserved, है ना, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, इन वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम इज कंजर्व, है ना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम इज कंजर्व। क्यों, क्योंकि mg फोर्स यानी F एक्सटर्नल अगर हम लोग बात करें क्यों नहीं होगा, तो उसका रीजन है कि F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mg प्रेजेंट है, पर यहां से देखेंगे F एक्सटर्नल जो होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे mg का फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि m पहले इनिशियल क्या था, जीरो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था। अब मैं ये चीज बोलूंगा क्या कि m/2 इंटू v1, अब ये हमारे पास देखेंगे तो माइनस में क्या होगा, m/2 इंटू v2, यहां से यहां तक अगर बोले तो v2 इज इक्वल टू कितना होगा, v1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों हाफ ऑफ मास में कट गए। तो अब यहां से एक चीज हमें याद रखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी पे अगर किसी एक डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। जैसे इस केस में देखेंगे तो वर्टिकल में फोर्स है, वर्टिकल में अगर फोर्स है एक्सटर्नल तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहां से एक चीज देखेंगे कि बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इसका मतलब ऐसा कुछ नेट फोर्स अगर जीरो ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, लेकिन क्या है कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है उस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो हो, भले वो किसी दूसरे डायरेक्शन में, उसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट में आ गया कि एक बॉडी है उसके पास नेट फोर्स है, क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, तो आंसर उसके पास सिचुएशन बताएगा, है ना, जो ऑप्शन देगा वो देख पे कह रहा है कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है पर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, पर एक डायरेक्शन में हो रहा है दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा स्टेटमेंट के हिसाब से अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। क्या, उस चीज को देखिएगा, क्या लिखना चाहें अगर हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि अगर हम आपसे बोले कि F एक्सटर्नल x डायरेक्शन में जीरो है, अगर हम लोग F एक्सटर्नल अगर हम लोग किया है x डायरेक्शन में जीरो है, तो P इनिशियल इन x
इज इक्वल टू पी फाइनल इन एक्स, ये क्या होगा, सेम हो जाएगा। यानी एक्स डायरेक्शन में इनिशियल और एक्स डायरेक्शन फाइनल क्या होगा, सेम हो जाएगा। फिर मैं ये चीज बोल सकता हूं, ये होगा हमारा इफ, कि इफ एफ एक्सटर्नल वाई इज इक्वल टू 0, तो पी वाई आई इज इक्वल टू पी एफ वाई जे, नहीं, पी इनिशियल वाई इज इक्वल टू पी इनिशियल एफ, दोनों का आपका मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मैं लिखूंगा क्या, एफ सपोज एफ एक्सटर्नल इन जेड डायरेक्शन में क्या है 0, तो पी इनिशियल इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू पी फाइनल इन जेड डायरेक्शन में, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इन पार्टिकुलर इफ इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन फोर्स इज 0 यानी एफ एक्सटर्नल 0, देन मोमेंटम इज कंजर्व एट दैट पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, फोर्स एक्सटर्नल 0 है, तो उसी डायरेक्शन मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड क्या बोलता है, उस चीज को देखिए। ए बॉडी ऑफ मास 5m है ना, एक्सप्लोड एट रेस्ट, ब्रेक अप इनटू 3 पार्ट्स इफ 2 पार्ट हैविंग इक्वल मासेस fly off perpendicular to each other with a velocity of 18 meter per second, then calculate the velocity of the third part of which has a mass of 3 times that of the equal part। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा बॉडी है जो कि रखा हुआ है, किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है, और उसके बाद से वो चीज देखते हैं क्या कि उसके बाद से वो क्या करता है, ब्रेक होता है, यानी थिन पार्ट में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। उसका जो 2 पार्ट है, जो लाइटर पार्ट है, यानी 2 पार्ट है जो इक्वल मासेस है, जो कि परपेंडिकुलर पे मूव कर रहा है, जो उसका हैवी मास है, यानी उसके 3 गुना मास है, वो क्या करता है कि उसका वेलोसिटी हमें बताना है। मैं क्या बोला, उसी को समझिए कि एक हमारे पास कोई ऐसा बॉडी है, हवा में है, कहीं पे भी है, वो क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। जैसे वो एक्सप्लोड करता है तो उसका 3 पार्ट होता है, 2 जो पार्ट होता है वो हल्के हल्के मास का होता है, वो दोनों परपेंडिकुलर मूव करते हैं 18 मीटर पर सेकेंड से, और जो थर्ड वाला हो जाए, जो उसके 3 टाइम मास होता है, तो उसका हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालना कि वो कितने वेलोसिटी से जाएगा। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहली बात है कि हम आपको क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं। यहां से देखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके जेई मेंस, जेई एडवांस, या फिर या बोला जाए नीट में बहुत रिपीटेडली क्या होता है, पूछता है, बहुत बार पूछ रखा है। तो इसको करने का अप्रोच क्या है, उस चीज को देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि अप्रोच क्या है, उस चीज पे ध्यान देते हैं। अप्रोच क्या हो, इसका जो अप्रोच है ना, इसका अप्रोच है कि स्टेप अगर फर्स्ट का बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ड्रॉ करना है, क्या, 2 डायग्राम को ड्रॉ करो। क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 जो है वो क्या बोलता है कि ड्रॉ टू डायग्राम, 2 डायग्राम करना है। क्या क्या, पहला जो डायग्राम करना है बिफोर जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, यानी जब एक्सप्लोड करने से पहले उसको करना है। और जो दूसरा डायग्राम करना है हमको, वो क्या करना है, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोड, यानी जब वो इनिशियली एक्सप्लोड करने से पहले उसका क्या स्थिति है उसको ड्रॉ कर लो, और उसके बाद से क्या होता है, एक्सप्लोड कर ले तब उसका पास क्या है, उस चीज को हमको करना है। तो ये हो गया स्टेप। अब स्टेप 2 में अगर हम लोग देखें, स्टेप सेकंड में बात करें, तो हमें 2 इक्वेशन लगाना है, एक मास कंजर्वेशन, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं लिखूंगा स्टेप में क्या हो गया, अप्लाइड टू इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन होगा वो होगा क्या, मास कंजर्वेशन, यानी टोटल मास जो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मास कंजर्वेशन, जो दूसरा अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। इस सारे क्वेश्चन में क्या लिखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा जो लगाना हमको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा जो हमें क्या लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। पहला मास कंजर्वेशन, दूसरा हमें क्या लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। ये दोनों चीज हमें लगाना है। तो अब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या करता है, ड्रॉ 2 डायग्राम जस्ट बिफोर एक्सप्लोरेशन, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करने से पहले, एक्सप्लोर करने के बाद से क्या होगा, उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है, उन्होंने बोला है कि ये जो चीज है, यहाँ पे कहे कि कोई एक से बॉडी है जिसका मास क्या है, 5m, है ना।
ये 5m है जो कि रेस्ट पे है ना, ये क्या है देखा जाए तो रेस्ट पे है। तो ये क्या होगा, जस्ट बिफोर एक्सप्लोनेशन, ये ऐसा था। उसके बाद से क्या होता है कि ये कहते हैं कहा कि एक्सप्लोड करता है, यानी क्या फटता है, जिसमें 3 पार्टिकल निकलता है। 2 पार्टिकल जो होते हैं इक्वल मास होते हैं, जो कि परपेंडिकुलर मूव करते हैं। 2 इक्वल पार्ट है जो कि परपेंडिकुलर मूव करेंगे। परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब ये होगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस 2 है। अब यहां से देखेंगे कि मान लेते हैं कि जो लाइटर मास है वो m1 है, और मान लेते हैं ये क्या है m2 है ना। उन्होंने बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर मूव करेंगे। परपेंडिकुलर मूव करना मतलब क्या है, 90 डिग्री पे मूव करना। तो हम मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है। इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, m1 है और m2 है। यहां पे अगर हम लोग देखें तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि दोनों का जो इक्वल जो है वो क्या करना है, 18 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। यानी दोनों का अगर हम लोग देखें तो दोनों 18 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, और दोनों का मास भी इक्वल है। यानी कहने का मतलब मास ऑफ, अगर मैं बोलूंगा कि मास ऑफ 1 इज इक्वल टू मास ऑफ 2, मान लेते हैं कि वो क्या होता है m के बराबर होगा। और जो तीसरा है क्या है, इन दोनों के इन दोनों के 3 टाइम है, यानी 3 टाइम है। यानी m3 अगर बोले तो 3 टाइम्स ऑफ m1 या m2 के बराबर, ये क्या होगा 3m। अब यहाँ पे देखिएगा कि m1 m2 m3 क्या है, तो यहां से देखेंगे तो यहां तो डायरेक्ट निकल रहा है m1 m2 हमारे पास क्या है वो 2 है, और ये क्या बन रहा है 3। यानी कहने का मतलब कि दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक है m, दूसरा है m और तीसरा क्या है 3m, तभी तो मिला के 5m होगा। लेकिन मास कंजर्वेशन क्या बोलता है, मास कंजर्वेशन ये बोलता है टोटल मास क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हमें पता है कि m1 प्लस में m2 प्लस में m3। देखिए यहां पे क्या होता है, क्लियर हमें दिख रहा कि इसका m1 है, इसका m2 है, ये m3 है, तो टोटल मास यहां से बोले तो ये हमें टोटल दिख रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिखता नहीं, बोलता है कि एक इतना टाइम है, दूसरे उतना टाइम है, तीसरे इतना टाइम है, तो बताओ कितना होगा, है ना। या फिर हमें कभी कभी रेशियो में भी दे देता है कि 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, है ना। बोलता है कि मान लो 2 पार्टिकल ब्रेक होता है तो दोनों क्या होते हैं 1/2 रेशियो में बढ़ जाते हैं, तो तीसरा कितना होगा। या फिर ये बोलेगा 3/4 में जाता है तो 4 वाला कितना होगा। तो इन सारे चीज में वो पूछता है, तो इसमें तो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन सारे क्वेश्चन में हमको लगाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। m1 प्लस m2 m3 मिला के कितना होगा, टोटल 5m के बराबर होगा। अब हमें पता है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको पता है कि m1 और m2 दोनों क्या है, बराबर है। और जो m3 है वो 3 टाइम ऑफ m है। तो यहां से देखेंगे तो ये मिल के हमारे पास कितना हो जाएगा, तो मिल के हमारा 5m हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि हमें 2 पता है पर तीसरा हमें नहीं पता है ना। तो 5m, तो 2 को अगर बोले कि m3 इज इक्वल टू क्या होगा, 5m इज माइनस में क्या होगा 2m इज इक्वल टू क्या होगा 3m। देखिए 3m है ना। यहां तो क्या है, यहां तो डायरेक्ट दे ही रखा था, अगर ना दे तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया मास कंजर्वेशन। अब हमें लगाना है अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हमें मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है। अब जो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज को देखने की कोशिश कीजिएगा। तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियली मोमेंटम हमारे पास क्या था, 0। क्यों, क्योंकि वो रुका था। फाइनल अगर देखेंगे अगर मोमेंटम का क्या होगा, तो m1 जो है, मान लेते हैं m1 है ना, m1 क्या है, m है, इसका वेलोसिटी v क्या है, v1 क्या है, v मान लेते हैं, है ना। इसका मास क्या है, m है, वेलोसिटी v है। अब देखेंगे तो वो कहां जा रहा है, i डायरेक्शन में, है ना। इसको हम लोग i मान लिए हैं, इसको हम लोग क्या माने हैं, g, तो i है ना। और दूसरा बोलेंगे तो क्या, उसका मास से में वेलोसिटी v है, वो कहां जा रहा है, j डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दिक्कत। उसके बाद से बोलेंगे कि जो तीसरा है ना, तीसरा हमें पता नहीं है कि वो कहां जा रहा, तो हम लोग मान लेते हैं क्या है कि वो 3m का मास है और उसका वेलोसिटी v है। अब ये वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास खत्म। तो अगर मैं बोलूंगा 3v का बात करें तो क्या होगा, vi माइनस में vij, है ना। ये चीज हमें आ गया, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में vi माइनस में vj, ये क्या होगा 3। तो v इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो v का बात करेंगे, यानी अगर मैं बोलूंगा कि जो ये इसका v है, यानी v3 मान लेते हैं, v3 जो हमारा वो क्या होगा। अब देखेंगे v का हम लोग को कितना दे रखा है, v दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड। तो 80 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3, अब ये क्या 3 दोनों का है, ये i और माइनस में क्या होगा 80/3 इन j। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे माइनस में 6i और माइनस में क्या होगा 6j। तो यहां से देखेंगे कि जो वेलोसिटी आ रहा 6i और 6j, इसका मतलब ये है कि माइनस का मतलब अगर हम लोग बोले, तो ये हमारा क्या है माइनस इस डायरेक्शन में,
तो 6 इस डायरेक्शन में होगा, है ना, 6 इस डायरेक्शन में होगा और 6 इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब यह है 6 मीटर पर सेकेंड इधर और 6 मीटर पर सेकेंड इधर। इसका मतलब यह कि जो थर्ड होगा वो क्या होगा, इनके अपोजिट यहाँ पे होगा। मतलब कहने का मतलब इस 6 वी नेट यहाँ पे होगा V3। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा कि इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो इधर ही आएगा और इसको भी देखेंगे तो इधर ही आएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि जितना इसके इधर है उतने ही इसके इधर ही होगा, है ना, तबे मोमेंटम का क्या होगा, कंजर्व होगा। क्योंकि ये प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा, तबे नेट मिला क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल थीटा विथ वेलोसिटी v0 एट हाईएस्ट ऑफ इट्स पाथ। यानी कहने का मतलब कि एक पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, यानी उसको हम लोग थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में विथ वेलोसिटी v और v0 से। फिर उन्होंने बोला है कि एट एंगल थीटा विथ वेलोसिटी v0 एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ it explode into two parts of masses in the ratio 1/3। और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो एक्सप्लोड करता है तो 2 पार्ट में करता है, जिसका मास 1/3 रेशियो में बढ़ता है। द लाइटर मास इज रिट्रेस इट्स पाथ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर पार्ट जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोनेशन। जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोनेशन क्या होगा, उसका वेलोसिटी, वो चीज हमें पता करना है। तो करते हैं इसको, है ना। और उसके बाद से यहां चीज देखिएगा एट द आफ्टर, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोनेशन, एक्सप्लोनेशन के जस्ट बाद हमें पता करना है। कैसे करेंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले बात है कि हमने आपको क्या बताया था, इसका अप्रोच क्या है। अप्रोच ये है, फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि एक्सप्लोड करने से पहले उसका क्या सिचुएशन है, एक्सप्लोड करने के बाद से उसका क्या सिचुएशन है। यानी एक्सप्लोड करने से पहले उसका मोमेंटम, वेलोसिटी, मास क्या है, एक्सप्लोर करने के बाद से उसका मोमेंटम, वेलोसिटी, मास क्या है, वो चीज पता लगाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फिर क्या करना, मास कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये चीज अप्लाई करना। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि सपोज मान लेते हैं कि इसको हम लोग लंच करेंगे, तो जब हम इसको लंच करते हैं तो यहां से देखेंगे तो इसका वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी हमारा v0 होता है और एंगल थीटा नॉट होता है। इस पॉइंट पे वो आता है तो इसका वेलोसिटी कितना होता है, v हो जाता है। कितना होगा, v। और मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v। अब जैसे यहाँ पे वो आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये यहाँ पे देखेंगे तो इसका मास कितना होता है, m। अब इस पॉइंट पे आके क्या करता है, वो एक्सप्लोड करता है। अब जैसे यहाँ पे आके वो एक्सप्लोड करेगा तो सबसे पहली बात है कि इनिशियल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोजेक्टाइल को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का मास चाहिए, तभी तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो हमको पता है कि किसी भी क्या जाता है कि प्रोजेक्टाइल को उसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इसको तोड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो v0 sin थीटा, तो v0 cos थीटा, ये हमारा क्या है, v है, और ये हमारा क्या है, इसको अगर हम लोग यहां से काट दें तो v cos थीटा, v sin थीटा, 2 पार्ट में टूट जाएगा। अब हमें ये चीज पता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो होता है वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में g होता है, यानी g का मतलब ग्रेविटेशनल होता है, mg होता है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल का बात करें तो हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है। इसलिए वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो यहां से लिखेंगे v0 cos थीटा, है ना, v sin थीटा। ये चीज हमें पता चल गया। तो अब हमें पता है कि यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v0 cos थीटा ही होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं v0 cos थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। क्यों, वर्टिकल वाला 0 होगा, अगर 0 नहीं होगा तो या तो ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होता है। तो ये होगा v0 0। अब हमें पता है कि अब हमें क्या करता है कि ये एक्सप्लोड कर जाएगा। कितने पार्ट में एक्सप्लोड करता है, तो वहां पे देखिएगा ये ऐसे जाता है तो एक इसी पॉइंट पे क्या होता है, 2 पार्ट में वो बढ़ जाता है। अब जैसे 2 पार्ट में बढ़ता है तो जो बोलता है कि लाइटर मासेस है, मान लेते हैं इसका मास क्या है m1 और इसका मान लेते हैं m2। तो जो लाइटर मास है उसको बोलते हैं m1 और जो हेवियर मास है उसको बोलते हैं m2। ये हो गया m1 और ये होगा m2, ये 2 मास है, ये m1 है, ये m2 है। अब हमें बोलता है कि जो लाइटर मास है ना वो अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। यानी लाइटर मास रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या करेगा, वो रिट्रेस करेगा। अब
अगर सपोज मान लीजिए वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है, तो अपने पाथ को रिट्रेस कैसे करेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि वो पाथ को अपने तब रिट्रेस करता है जब उसका वेलोसिटी क्या होगा कि जिस वेलोसिटी से आएगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा, वापस होगा, तभी अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। अदरवाइज वो अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए हमारे कहने का मतलब कि जो वर्टिकल मोशन को अगर हम लोग देखें तो वर्टिकल मोशन जो होता है वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों? कि वहां पे जी होता है। अगर हम बोलेंगे कि वर्टिकल मोशन तो फ्री फॉल हो रहा और ऊपर नीचे क्या कर रहा, फ्री फॉल हो रहा, तो अगर मैं बोलूंगा फ्री फॉल अगर हो रहा है तो वर्टिकल में अगर ऊपर नीचे बोलेंगे तो मास से इंडिपेंडेंट है। अब ये छोटा मास हो या फिर बड़ा मास हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा, जितने ऊपर जाएगा फिर वो नीचे ही आएगा। अगर उसको इस डायरेक्शन में यानी इस पाथ में रिट्रेस करना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो आया है उसी वेलोसिटी से वापस होगा। वो तभी हो सकता है कि जब यहाँ का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो है वही इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पाथ को रिट्रेस करने के कंडीशन से हम लोग ये चीज बोलेंगे कि ये वापस होगा v नॉट कॉस थीटा से ही वापस होगा, दूसरा कोई चीज दूसरी चीज से वापस नहीं होगा। तो v नॉट कॉस थीटा से वापस हो गया। अब ये चीज हमें पता चल गया। अब हमें पता है कि इसका वेलोसिटी हमें नहीं पता है, लेकिन अब इसका वेलोसिटी हमें पता करना। हम मान लेते हैं कि इसका इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना है, v है। अब हमें क्या निकालना है, मोमेंटम कंजर्वेशन निकालना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन निकालने के लिए m1 और m2 का वैल्यू हमें चाहिए, अरे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मास कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई मास कंजर्वेशन, अप्लाई करेंगे मास कंजर्वेशन। अगर मास कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि m1 प्लस में m2 इज इक्वल टू m के बराबर होगा। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है m1 और m2, लेकिन इक्वेशन 1 है। तो कैसे करेंगे, तो एक इक्वेशन हमें और दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि ये जो होता है 1/3 रेशियो में होता है। यानी कहने का मतलब है कि m1/m2 इज इक्वल टू 1/3 रेशियो में। तो यहां से बोलेंगे क्या कि m2 जो होता है वो 3 टाइम ऑफ m1 होता है। तो m2 की जगह पे क्या रखेंगे, 3 टाइम ऑफ m1 प्लस में क्या होगा हमारा, सॉरी ये तो हमारा m1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा m1 हो गया। m2 की जगह पे लिखेंगे 3 टाइम ऑफ m1 इज इक्वल टू m। तो ये कितना होगा, 4 टाइम ऑफ m1 इज इक्वल टू m। तो m1 इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल M/4। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास m1 का मास हो गया। अगर ये हमारे पास m1 का मास है तो m2 का मास हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो m2 को अगर हम लोग बात करें वो क्या होगा, 3 टाइम ऑफ m1, तो वो कितना हो गया, M/4 के बराबर हो जाएगा। ये चीज हमें पता चल गया। तो M/4 ये चीज हमें पता चल गया। अब ये है m1, ये है m2, दो मासेस है। अब हम लोग को पता है कि यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो मास तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे कहां, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं लिखूंगा क्या, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली अगर मोमेंटम देखें तो यानी P इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, P फाइनल। P इनिशियल हमारे पास क्या है, तो P इनिशियल देखेंगे तो इसका मास है m, और इसका मास क्या है, इसका मास है m, और इसका वेलोसिटी है v नॉट कॉस थीटा। तो v नॉट कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, है ना। अब हमें क्या कर, दो पार्ट में टूट गया है। तो पहले वाले को देखेंगे तो माइनस है 2, इसको प्लस लिया तो इसको क्या मानेंगे, माइनस। तो इसको लिखेंगे क्या, v नॉट कॉस थीटा। अब इसका मास कितना है, तो इसका मास जो है हमारे पास m1 का m/4, तो m/4 प्लस में ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मास कितना होगा, 3m/4 इंटू v। हमें v चाहिए। अब हमें पता है क्या है कि अब इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि v से मल्टीप्लाई v से डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये 4, ये 4, ये 4 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर फेंक दे। तो ये है 4 और ये है तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो 5m v नॉट cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 3m v नॉट बाई 3m, यहां से देखें 3m v नॉट, m से m काट दो। तो v इज इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे 5v नॉट इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा क्या आएगा नीचे। तो 5v नॉट cos थीटा बाई 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी आएगा। किसका वेलोसिटी, ये हमारा वेलोसिटी आएगा इसका, और इसी इंस्टेंट पे आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां से देखेंगे कि यहां से अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा कुछ ये m2 मास है,
कोई सा भी मास हो सकता है। और इसके ऊपर बात करेंगे कि एक m1 मास है ना, माने कि मास के ऊपर मास है ना, बॉस के ऊपर बॉस, उसी तरह मास के ऊपर मास। तो ये बड़ा बॉस, ये छोटा बॉस, ठीक। अब क्या बोल रखा है, उन्होंने बोला है कि ये हमारा क्या है, स्मूथ, पहली बात। फिर उन्होंने बोला है कि ये हमारा क्या है, रफ है। ये है स्मूथ और ये हमारा क्या है, रफ। फिर उन्होंने क्या बोला, उस चीज को समझने कीजिए कि ये है m1 और ये क्या है, m2 है। उन्होंने बोला है कि इसको मान लेते हैं क्या है, ये इसको बोला है, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, रेस्ट है, और इसको वेलोसिटी हम v1 दे दिए। ये है रेस्ट पे, वेलोसिटी कितना दे दी है, v1। फिर उन्होंने बोला है कि ये बोला है ये हमारा क्या है, इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल ये हमारा क्या है, इनिशियल सिचुएशन। उन्होंने बोला है कि फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, ऑफ, या फिर कॉमन वेलोसिटी नहीं, या बोला इनिशियली सिचुएशन दिया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मासेस। ईच मास का हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब सोचो ईच मास का वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालें। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच मासेस। अब सपोज मान लेते हैं कि जब भी हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं, यानी जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी फ्रिक्शन किसी एक बॉडी पे लगता है और एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी होता है, तो उसका वेलोसिटी तब तक क्या लेता है, उसका फ्रिक्शन तब तक जीरो नहीं होगा तब तक दोनों का वेलोसिटी क्या हो, सेम हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन आप कुछ भी कर लो, आप जितना भी वेलोसिटी दे दो, लास्ट में एंड में जाके वेलोसिटी को क्या करेगा, वो सेम करेगा। और जैसे वेलोसिटी को सेम करेगा तो दोनों क्या होगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो जिस समय सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे उसी समय क्या होगा, दोनों में फ्रिक्शन खत्म और विद सेम वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से इसका मतलब यह है कि जब फाइनल वेलोसिटी होगा तो दोनों क्या होगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि इसका मास कुछ m2 है और इसका मास कुछ m1 है ना। ये हो गया m2 और ये हो गया m1। और जो दोनों मूव करेंगे वो क्या करेंगे, v वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। अब सबसे पहली बात है कि देखिए यहाँ पे u वेलोसिटी, यहाँ पे देखेंगे तो फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन होने ना होने से मोमेंटम कंजर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर इस फ्लोर पे फ्रिक्शन होता, अगर इस फ्लोर पे फ्रिक्शन होता तब हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई नहीं करते। अब चूंकि इसके ऊपर है, इसका मतलब यहां पे देखेंगे m1 और m2 के बीच में होगा, तो वो क्या होगा, वो इंटरनल होगा। इंटरनल पे हमेशा क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही ACM लेके आता है और ACM ही क्या करता है, सेंटर ऑफ मास को चेंज करता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे कंजर्व होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं लिखूंगा क्या, अप्लाइड मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम अगर देखें तो यहां से देखेंगे तो क्या होगा, m1 मास, वेलोसिटी क्या होगा, v1 वेलोसिटी है ना। अब ये होगा इनिशियल। फाइनल में हम लोग क्या पता है कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो यहां लिखेंगे m1 प्लस में m2 इंटू v। तो v इज इक्वल टू, अगर हम बात करें m1 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ये चीज हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन वेलोसिटी है जो कि चल रहा। इसको कराने का एक ही मतलब है कि अगर यहां पे देखेंगे इनके बीच में फ्रिक्शन हो भी जाता है ना, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, है ना। मोमेंटम हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का पूछता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत बार आपको क्या होता है कि जेईई नीट में पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, उन्होंने बोल रखा है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे, अरे हाँ, कि अगर सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसे कोई टैंक है,
है ना, कोई सा भी हमारा एक टैंक है और इस टैंक के ऊपर एक है ना, ये हमारा क्या है, एम है, ये हमारा एम है और इसके ऊपर एक बंदूक रखा हुआ है और उन्होंने बोला है कि पूरा सिस्टम जो है ना, सिस्टम क्या हुआ है, एट रेस्ट है। तो मैं बोलूंगा कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली सिस्टम क्या होगा, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम क्या होगा, रेस्ट होगा यानी रुका हुआ। फिर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि मान लेते ये हमारा क्या है, स्मूथ है, स्मूथ का मतलब कि फ्रिक्शन नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द ना, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि इफ इट shoot of mass m with velocity m, है ना, with velocity v with respect to टैंक के रिस्पेक्ट में हमें क्या क्या चाहिए, इसका वेलोसिटी v दे रखा है। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि देन फाइंड द required velocity of टैंक का रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा, वो चीज हमें पता लगाना है। अब देखिए कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग क्या बोलते हैं उसको देखिएगा कि अगर मैं बोलूंगा कि अगर इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल सिचुएशन में क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक टैंक है ना, तो जैसे यहां से क्या करता है, एम मास को वो छोड़ता है, तो मान लेते हैं इसका मास क्या है, एम मास को वो छोड़ा है ना, इसका मास एम दे रखा है। अब जैसे उसको छोड़ा, उन्होंने बोला है कि इसका जो वेलोसिटी है हमारा वो क्या है, v दे रखा है ना, यानी v वेलोसिटी से जा रहा है। अब ये जो वेलोसिटी है ना, विथ रिस्पेक्ट जो है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टैंक के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी लेकर है। तो हम लोग को पता है इसका मास m है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी मान लेते क्या है, v है, v इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। तो v ऑफ द टैंक बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका देखिए इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई सा भी एक हमारे पास कोई बंदूक होता है, अगर हम बंदूक से शूट करते हैं ना, तो हम लोग को पता है कि जैसे हम हमारा बंदूक जो है एक जगह पे हम लोग खड़े हैं, अब हम लोग खड़े हैं तो अभी पहले क्या मोमेंटम क्या था, जीरो था, बंदूक और मैन दोनों क्या है, रुका हुआ है, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, जीरो है ना। लेकिन अगर सच से मानते हैं कि जैसे हम उसको शूट करते हैं तो बंदूक से गोली निकलता है, तो उसके पास एक मोमेंटम होता है, क्यों, उसके पास वेलोसिटी होता है, उसके पास मास होता है, तभी तो जाके किसी चीज को छेद कर देता है, तो उसके पास मोमेंटम होता है। अब कहने का मतलब है कि उस पहले इनिशियल क्या था, जीरो था, लेकिन उस डायरेक्शन में एक मोमेंटम है, तो उस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए पीछे भी एक मोमेंटम लगाता है, यानी पीछे भी एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण वेलोसिटी, उस मास में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो उसी के कारण इसके पास क्या होता है, एक टैंक में वेलोसिटी आ जाता है, जिसको वेलोसिटी ऑफ द टैंक बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या हम लोग को लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन। अब लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लोग आ गए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें इसका मास का वेलोसिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें इसका टैंक के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, उस चीज को देखिएगा, क्या लिखते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अब इसको दिया है वेलोसिटी ऑफ द विथ रिस्पेक्ट टू टैंक विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, तो क्या होगा, मान लेते हैं मास, है ना, विथ रिस्पेक्ट माइनस में वेलोसिटी ऑफ द टैंक। अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि इसके इस डायरेक्शन को प्लस माने, इस डायरेक्शन को क्या माने हैं, माइनस माने हैं, तो हमको वेलोसिटी ऑफ तो ये चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ द टैंक हमने v दे रखा है, माइनस में वेलोसिटी ऑफ द टैंक, वेलोसिटी ऑफ द मैन, यानी मास का चाहिए। अब ये चीज हमें समझ में आ गया, हमें क्या करना है, अप्लाई करना है मोमेंटम कंजर्वेशन, लिखेंगे अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन अगर देखेंगे तो इनिशियली हमारे पास क्या था, जीरो, लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m मास है, और इसका वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा वेलोसिटी कितना का, v माइनस में vt, ये चीज हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद से देखेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या है, माइनस में v इंटू टी,
रहा कि नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो वेलोसिटी ऑफ द टैंक चाहिए ना, तो m इंटू वी टी इज इक्वल टू, अगर हम बोलेंगे m इंटू वी माइनस में m इंटू वेलोसिटी ऑफ द टैंक। अब इसको इधर फेंक देंगे तो m वेलोसिटी ऑफ द टैंक प्लस में m इंटू वेलोसिटी ऑफ द टैंक m इंटू वी। तो वेलोसिटी ऑफ द टैंक क्या ले लेंगे, कॉमन m प्लस में m, ये हमारे पास क्या m इंटू वी। तो वेलोसिटी ऑफ द टैंक बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, m स्मॉल मान इंटू वेलोसिटी जो दिया था डिवाइडेड बाय m प्लस में m। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द टैंक यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अगर आपको ये पूछे कि वेलोसिटी ऑफ द मास चाहिए तो इसको यहां से रख के फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना इसी के ऊपर करते हैं कि एक बार और इसको देखते हैं कि किस टाइप से पूछता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछता है, किसमें, IIT नीट जेईई में। इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो वो जो वेलोसिटी वो जो होगा वो क्या है, उस चीज को देखिए। सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसा कोई स्मूथ सरफेस है ना, मान लेते हैं क्या है, स्मूथ सरफेस, कोई सा भी स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस के ऊपर एक हमारे पास बोले तो एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस टाइप का, है ना, इस टाइप का रखा हुआ है ना, और इसके ऊपर एक मास एक मैन है खड़ा, यानी कहने का मतलब है कि इसका टैंक बोलेंगे तो इसका मास क्या है, m है। कोई ब्लॉक है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इसका मास क्या है, m है। और ये क्या है, पूरा सिस्टम अभी रेस्ट पे है, यानी सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। अब उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लेते हैं इफ मैन इज जंप विथ वेलोसिटी v। अब उन्होंने बोला है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक के रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या किया है, u वेलोसिटी से फाना है। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का क्या होगा वेलोसिटी, वो चीज हमें पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा वो चीज हमें पता लगाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम क्या करना है, अप्लाई तो करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो कैसे होगा, उस चीज को देखिए। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ये जो जंप कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक कर रहा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, कि सबसे पहली बात है कि मान लेते हैं कि जो सिचुएशन हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, सिचुएशन हमारा ये आएगा कि ये ब्लॉक जो है वो एम ब्लॉक है ना, और ये क्या कर रहा है, जंप ले रहा है ना, ये हमारा क्या है, जंप ले लिया। इसका मास क्या है, m, और जैसे ही जंप ले रहा है विथ वेलोसिटी v से लेता है ना, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक है ना, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हमारा दिया है कि वेलोसिटी, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ द मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द मैन है ना, माइनस में वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ये चीज हमें समझ में आया है। अब यहां से देखेंगे कि चूंकि ये जो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक है वो पीछे की तरफ है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस, और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो वेलोसिटी अगर मैन चाहिए तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ, इसको इधर फेंक देंगे है ना, तो हम लोग इधर फेंकेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द एम अगर हम चाहिए तो वी एम बाई बी, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, जो हमको क्या दे रखा है, v दे रखा है। अब मान लें वेलोसिटी ऑफ द ब्लैक इधर करेंगे तो माइनस वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। अप्लाई मोमेंटम अगर कंजर्वेशन अगर हम लोग करेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली मोमेंटम हमारे पास क्या था, देखिए ना
इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 0 था, क्योंकि ब्लॉक भी 0 है और मैन भी 0 है, विच इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूंगा क्या होगा, तो अब मैं ये चीज देखूंगा कि इसके पास वेलोसिटी, इसका मास क्या है m, लेकिन इसका वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में, इसलिए लिख लेंगे क्या माइनस इस डायरेक्शन में, फिर क्या लिखेंगे प्लस, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन, इसका मास कितना है m और इसका वेलोसिटी है कितना v माइनस में vb, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब इसको हम लोग इधर पढ़ेंगे m इंटू vb विच इज इक्वल टू क्या होगा m v माइनस में m इंटू vb। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक निकालना है, तो इसको हम लोग इधर फेंक देंगे, तो इसको लिखेंगे m वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक माइनस प्लस में m इंटू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू m इंटू v, तो वेलोसिटी ऑफ द b इज इक्वल टू m प्लस में m इंटू v। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, वो हो गया m, ये होगा v डिवाइडेड बाई m प्लस में m, ये चीज हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। अगर मैन भी करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक का वैल्यू यहां रखेंगे, आराम से वो आ जाएगा। यहां से देखें कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है, लेकिन इसको कंसेप्ट इसलिए हमने बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है, यानी बार बार वो पूछता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों लगता है, यानी कहने का मतलब कि अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये चीज देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा और एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा, और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या आता है हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो वो क्वेश्चन क्या करता है, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करते हैं और फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आज के लेक्चर क्या करेंगे खत्म कर देंगे। देखिए इतना याद रखना हमेशा जो मैं बता रहा हूं कि अगर बड़े लेवल पे गेम खेलना है यानी कुछ अच्छा करना है, तो मतलब कहने का मतलब कि जब भी इंसान कोई चीज अच्छा करता है ना तो उसमें वक्त भी लगता है और टाइम भी लगता है और मेहनत भी करना पड़ता है। इसलिए 20 मिनट का वीडियो, आधा घंटा का वीडियो देख के अपने एनर्जी को लॉस नहीं करना है, क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। क्योंकि देखो तुम ऐसे मतलब कहने का मतलब कि तुम ऐसे रेस में हो ना, जिस रेस में कहने का मतलब कि थोड़े लोग नहीं है, उसमें बहुत से लोग हैं। अगर बहुत से लोग हैं और तुम्हें अगर उसको पीछे करना है ना तो लॉन्ग टर्म में गेम खेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, अगर तुम पीछे खड़े हो, पीछे से आगे जाना है तो सिर्फ लाइन को क्रॉस करने में तुम्हें बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर सपोज मान लो पूरे लाइन का दौड़ रहा है तो तुम्हें भी करना है तो और टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा याद रखना कि ये 2 मिनट वीडियो, 20 मिनट का वीडियो लगा के तुम्हारा 90 जेई कभी तो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि 100 बच्चे में से एक बच्चे का क्या होता है आईआईटी निकलता है या फिर नीट निकलता है। इसलिए बड़े लेवल का गेम है, इसलिए घबराओ मत कि आधा घंटा का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो में काम कर जाएगा, वो नहीं चलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम वेस्ट है। अच्छा कंटेंट के लिए हमेशा वक्त लगेगा और कम से कम उसका लेक्चर का ड्यूरेशन 1 घंटा 1.5 घंटा का हर एक लेक्चर होना चाहिए, और जिसमें पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, थ्योरी हो, उसके बाद फॉर्मूला हो, है ना। उसके बाद से अगर मैं बोलूंगा क्या हुआ, उसका हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाए तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज रद्दी चीज पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे जिससे भी पढ़ो, हमसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, हमेशा कंटेंट लेवल देखो। अगर कंटेंट रहेगा तभी आप सिलेक्शन हो पाएगा, अगर नहीं रहेगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए घबराओ मत कि क्वेश्चन कितना हो गया, 1 घंटा का लेक्चर हो गया, 20 मिनट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पढ़ना ही है तो क्या दिक्कत है ना। जब जॉब ही है हमारा पढ़ना, तो इतना क्या सोचना है कि थोड़ा है या ज्यादा है, जो है सब है ठीक है, पढ़ो, बस हिम्मत लगा के मेहनत करो। वो ज्यादा कम वाले से कोई कंसेप्ट होता नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को देखो। उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसा कोई ब्लॉक है, कुछ फिर ऐसे समझो इस टाइप का कोई हमारे पास एक वेज है ना। ये हमारा पास वेज का मास m है ना। और उन्होंने बोला है कि इसका जो रेडियस, अगर मैं बोलूं इसका रेडियस, तो ये हमारा क्या है r है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरे वेज में से एक स्फीयर, हाफ स्फीयर को काट लिया गया है, ठीक है, ये चीज है। उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है, अभी हम इसमें कुछ नहीं किए, अभी सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। यानी कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ये रखा है। इसको सरफेस बोलेंगे, तो सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है। और उन्होंने बोला है कि ये भी हमारे पास क्या है, स्मूथ है ना। यानी सब कुछ स्मूथ है।
और इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट है। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली सिस्टम क्या होता है हमारे पास, रेस्ट पे। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। फिर उन्होंने बोला है क्या कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m mass at lowest point। अगर वो लोएस्ट पॉइंट पे आता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है वो चीज हमें पता करना है। अब सबसे पहली बात है कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये है इनिशियल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन बना लेते हैं, फिर उसको बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे, यानी उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। तो अब ये क्या होता है उस चीज को देखिए, फाइनल सिचुएशन यहां से हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये चीज कुछ इस तरह का फाइनल सिचुएशन हमारे पास आ गया, ये चीज हमारे पास फाइनल सिचुएशन आ गया। जब हम लोग क्या करेंगे कि वो लोएस्ट पॉइंट पे आता है, यानी इस पॉइंट पे आता है, तो जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा तो इसका वेलोसिटी सिर्फ क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो मान लेते हैं वेलोसिटी इसका v है। अब चूंकि यहाँ पे वो रखा हुआ है तो यहाँ से आता है, जैसे मान लो वो यहाँ आया तो यहाँ आएगा तो क्या होगा, एक नॉर्मल लगता है, तो इसके ऊपर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगता है, तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, ये वाले से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला क्या करेगा, इसको इधर वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी ऑफ द वेज इसका इस डायरेक्शन होगा। तो मैं लिखूंगा क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द वेज हो गया। अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व कर लेंगे। लेकिन जैसे मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो दो वेरिएबल, एक ये और एक ये, दो ही वेरिएबल है हमारे पास, लेकिन इक्वेशन तो एक ही बन रहा है। तो पहले हम लोग जो बन रहा है उसको बना दे रहे हैं। देखिए इनिशियली वो क्या था, जीरो था, क्यों, क्योंकि ये भी रुका था, ये भी रुका था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। अब फाइनल मोमेंटम का बात करते हैं, तो फाइनल मोमेंटम का बात करेंगे तो इसका मास क्या है, m, इसका वेलोसिटी क्या है, v, लेकिन ये इसका वेज जो है उसका मास कितना है, m है, और उसका वेलोसिटी ऑफ द वेज होगा। और यहां से देखेंगे तो माइनस होगा, क्यों, इस डायरेक्शन को प्लस लिए तो इस डायरेक्शन को मान लेंगे माइनस मान लेंगे। तो ये चीज हमें पता चल गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें m इंटू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, m इंटू वी, तो यहां से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू m इंटू वी बाई मास। ये चीज हमें पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ द वेज इज इक्वल टू m v डिवाइडेड बाई m, ये हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोग निकालते हैं इसका, यहाँ पे ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अरे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और यहां से देखेंगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है जो एनर्जी को कंज्यूम कर पाए। एक यहां पे देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ को, इस वेज को और इस पार्टिकल को सबको मान लेते हैं एक सिस्टम। तो जैसे इस सिस्टम मानते हैं तो हमारे पास देखेंगे तो इंटरनल फोर्स हमारा क्या होगा, mg इंटरनल फोर्स, क्योंकि अर्थ को भी एक सिस्टम माने। और इंटरनल फोर्स हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक इंटरनल हो तो क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होता है ना, जितना इनिशियल कंजर्व एनर्जी था उतना ही क्या होगा, फाइनल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लगाएंगे अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, ये चीज हम लोग लगाने वाले हैं, अप्लाई एनर्जी अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब सबसे पहली बात है, इनिशियली इसका पास एनर्जी कितना था, तो यहां से देखेंगे तो पूरा सिस्टम रुका हुआ है। अगर पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो एक बात क्लियर है क्या, कि पूरा सिस्टम रुका है तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ये लेवल हम लोग क्या मानते हैं, जीरो लेवल मानते हैं, यानी ये वो लेवल है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे उस चीज को समझ में कि इस लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, जीरो है। तो इनिशियली अगर देखेंगे तो पार्टिकल यहां से क्या है, r डिस्टेंस पे, ये हमारा क्या है, r है। तो इनिशियली देखेंगे तो मास mg, h के जगह पे क्या होगा, r, ये इनिशियल एनर्जी हो गया। जब वो यहां आता है तो सबसे पहली बात है कि इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी है, तो दो वेलोसिटी हमारे पास है। तो लिखेंगे कि हाफ m v का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, हाफ एंड कैपिटल M का बात करेंगे, ये हाफ m, और वेलोसिटी ऑफ द वेज, वेलोसिटी ऑफ द वेज का स्क्वायर प्लस में अगर देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी हमारा नहीं होगा।
तो यहाँ से देखेंगे क्या कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये हम लोग क्या कर देंगे, कर देंगे। तो 2mgr इज इक्वल टू mv² प्लस में क्या होगा mv², ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसका वैल्यू लाके यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2mgr है ना mv² प्लस में क्या होगा, m को छोड़ देंगे तो क्या होगा, कैपिटल M। ये होगा वेलोसिटी ऑफ द वेव, यानी mv/m। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें v निकालना है। तो 2mgr है ना mv² प्लस में अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये हो गया m(a²v²/m²। इससे इसको हम लोग हाँ ठीक कट कर देते हैं। और एक m यहाँ से 2gr इज इक्वल टू क्या होगा, v², ये क्या हो गया m/m(v²). अब हमें तो v भी चाहिए, तो 2gr v का स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ 1 प्लस में m/m। तो यहाँ से अगर बोलेंगे 2gr, अगर बोलेंगे v², m और m, ये चीज हमारे पास आ गया। यानी अगर हम लोग बोले यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या होगा, कैपिटल M। अरे होगा कि नहीं होगा, यहाँ से होगा तो ये कैपिटल M और ये हो गया M। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, इसको देखिए, इसको हम लोग यहाँ लेके आते हैं 2gr m है ना डिवाइडेड बाई m प्लस में m है ना v, और इसको क्या करेंगे, रूट चला देंगे, क्योंकि v का स्क्वायर है। तो v इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gr कैपिटल M डिवाइडेड बाई m प्लस में m, ये हमारे पास वेलोसिटी हो गया। यानी इस पॉइंट पे आएगा तो इसका इतना वेलोसिटी होगा, ये चीज हमें पता चल गया। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा 2 इक्वेशन, एक होगा मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। 2 इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, 2 वेरिएबल को सॉल्व कर लेंगे। यानी कभी कभी ये चीज देखेंगे, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन से ही काम नहीं चलेगा, उसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई करना पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही चीज बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा वेज है, कोई सा सपोज मान लेते हैं एक इस टाइप का एक वेज है ना, और ये जो हमारा है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है ना, ये बोला उन्होंने, क्या बोला है, स्मूथ है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इसका मास कैपिटल M है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान इसको u वेलोसिटी हम यहां से देते हैं तो क्या बोलेगा कि फाइंड द है ना इनिशियल सिचुएशन। तो इन्होंने बोला है कि इनिशियल सिचुएशन है, फाइंड द क्या होगा, find the maximum height attained by m particle, find the maximum height attained by block है ना, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक, ये चीज हमें पता करना है। तो अब सोचो कि कैसे करेंगे, मैक्सिमम हाइट वो कैसे अचीव करेगा, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है, पहले फाइनल सिचुएशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे। फाइनल सिचुएशन हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास वेज होगा, ठीक। अब जो ये वेज होगा तो यहां से देखेंगे क्या है कि पार्टिकल वहां पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग बाल हुएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, हाई पॉइंट पे होगा, यानी सबसे टॉप पॉइंट पे होगा, है ना, सबसे वो टॉप पॉइंट पे होगा। अब यहां पे देखिएगा कि वो सबसे टॉप पॉइंट पे होगा। अब हमें आप ये चीज बताइएगा कि जब वो टॉप पॉइंट पे होगा तो वो उस समय कितना हाइट अटेंड किया होगा, है ना। हो सकता है कि वो यहां तक पाए, यहां तक आए, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं उसका सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे चला है। तो जैसे वो टॉप पॉइंट पे गया है तो हमें ये वाला हाइट हमें पता करना है। अब सोचिए
कि इसको कैसे सोचेंगे। तो ऐसे समझिए कि अगर सपोज मान लेते ये होता रुका होता, अगर ये रुका होता तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कब होता, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट तब होता कि जब वो यहाँ कहाँ होता, सबसे टॉप पॉइंट पे होता, वहां पे जाके क्या होता, रुक जाता। मैंने कहने का मतलब है कि ये ऐसे है, अब यहां से इसको धक्का मारेंगे तो ये चढ़ेगा 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 चढ़ेगा, ये रुका हुआ है, ये कब रुक जाएगा, जब वो रुकेगा उसी समय क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। क्यों, क्योंकि वो और चलेगा तो और हाइट ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट कब आएगा, मैक्सिमम हाइट वो तब आता है अगर ये रुका होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, रुका होता है। समझ में आ रहा ना, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वो तभी अचीव कर पाएगा जब इसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, रुका होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये रुका है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका है, तब ये क्या हो जाता है, ऊपर वो तब जाएगा जब उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम कब अचीव करेगा, मैक्सिमम तब अचीव करेगा जब इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि जब भी इन दोनों के बीच का अगर वेलोसिटी डिफरेंस होगा, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे जाएगा, तो उस समय वो मैक्सिमम का कंडीशन नहीं है। मैक्सिमम का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो, सेम वेलोसिटी हो। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर मैं बोलूंगा इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v है ना, तो अब मैं बोलूंगा इसका वेलोसिटी v है, तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v ही होगा, है कि नहीं है। क्यों, इसलिए v होगा क्योंकि दोनों साथ से चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, पहला क्या है, m मास है, u वेलोसिटी से जा रहा, उसके बाद से क्या है, एक ये मास है और एक ये मास है, तो दो मास है, एक कैपिटल मास एक स्मॉल मास, और इसका वेलोसिटी क्या है, v। तो यहां से देखेंगे v अगर हमको निकालना चाहेंगे तो m u डिवाइडेड बाई m प्लस में m, ये चीज हमारे पास क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू m u डिवाइडेड बाई m प्लस में m, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गया। लेकिन हमें तो हाइट चाहिए ना, हाइट कितना करता है। तो अब ये मोमेंटम कंजर्वेशन, अब हम लोग क्या लगाना है, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब हम लोग को क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी अब हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। कैसे लगाएंगे उस चीज को देखिए। इनिशियली अगर हम लोग देखें तो इनिशियली इसके पास देखेंगे तो इसके पास क्या होगा, हाफ है ना m v का स्क्वायर, है ना, हाफ m v का स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल। उसके बाद से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो लेकिन ये वो जब सबसे टॉप मास पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, कैपिटल M स्मॉल m, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी चल रहा है, तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। प्लस में अब ये इस सरफेस से ऊपर चला गया, कितना चला गया, h हाइट पे, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m g, और ये क्या होगा, h हमको जो हाइट चाहिए। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको h हाइट चाहिए। तो अब हमें अगर h हम चाहिए, ये m u बाई 2 प्लस में क्या होगा, हाफ m प्लस में m। अब v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, v के जगह पे लिखेंगे हम लोग m का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब m, तो अब m अगर m निकालना होगा तो यहां से देखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, m यू स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना होगा, कैपिटल M स्मॉल m बाई 2, ये चीज m का स्क्वायर v का स्क्वायर m प्लस में कैपिटल M प्लस में स्मॉल m का स्क्वायर, ये चीज हमें पता चल गया। प्लस में क्या होगा, m g h, तो यहां से h हाइट निकाल लेंगे, है ना। सब हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो आने वाला लेक्चर है ना, उसको आप लोग को एकदम आके देखना ही देखना है, क्योंकि इसके पास से जो नेक्स्ट लेवल का जो प्रॉब्लम होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।